हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो एनालिटिकल सेक्शन है उसमें इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैं पहले भी कहा है, दिस इज नॉट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन विथ द कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। 30x4 आप जरूर करें। अबाउट 120 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे और ये जो रहेंगे क्वेश्चंस जनरल आपका एनालिसिस रहेगा। हम कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर आरआरबी में क्या पता सर एनालिसिस आता कि नहीं आता। बेटा सिलेक्शन के लिए एक दो क्वेश्चन ही काफी है, ठीक है। और जनरल क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, वहां पर जो क्वेश्चंस आने हैं हमेशा सरफेसली आने हैं। आप अगर पढ़ाई करते हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक टॉपिक के हीरो मत बनो, ठीक है, पूरे टॉपिक के मीडियम हीरो बन जाओ। समझ रहे हो? सब टॉपिक के हेडिंग्स पढ़ो, उनके मेन पॉइंट्स को पढ़ो। इवन बुक का अगर हेडिंग भी पढ़ोगे बेटा, हेडिंग और टेबल मेन पॉइंट्स जो होते हैं उनको कवर कर लो ना, तो उन्हीं से ही पेपर बनता है। इसलिए सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, इक्वली पढ़ो, किसी एक सब्जेक्ट के हीरो मत बनो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का बराबर इक्वल रोल रहता है आपके सिलेक्शन में। और सिलेक्शन का जो एक बहुत, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपको एक सिलेक्शन का, अगर सक्सेस को कोई हमसे बोलता है कि भाई आप इसको एक बार में बताओ मुझे 3 टर्म में, तो अगर आप सक्सेस की बात करेंगे ना, तो सक्सेस का मेन जो मंत्र है वो मैं आज बता रहा हूं आपको। सक्सेस में देखो आपका एलआरपी चलता है। ये क्या होता है सर एलआरपी? सर एलआरपी क्या है बेटा? एलआरपी वो फार्मूला है जिससे हमें 100% सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता आपको। देखो एल जो है, यहां पर एल है भाई लर्निंग, लर्निंग है भाई, अच्छा खासा आपने बढ़िया कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ आप पढ़ रहे हो, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर ली, आप यूट्यूब पर प्रॉपर वीडियो देखते हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे वाले टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, ये सब चीजें लर्निंग का पार्ट है भाई। लर्निंग अगर करते हो अच्छी, दिन रात क्लास अटेंड करते हो भाई, कर लो, अच्छी बात है। लेकिन लर्निंग अकेले करने से नहीं मिलेगी सफलता। लर्निंग के साथ दूसरा जो है मल्टीप्लिकेशन में रिवीजन। भैया रिवीजन भी करो मेरे भाई, रिवीजन का एक विंडो बना लो जब तक आरआरबी का पेपर ना हो जाए। पढ़ाई बाद में करना, 1 घंटे का समय रिवीजन के लिए रख लो, डेली रिवीजन का करो। रिवीजन का पैटर्न इतना दमदार होना चाहिए भाई, ये 1 दिन का है रिवीजन, जितने दिन भर में इतना पढ़ा उसको 1 आवर में रिवाइज कर लो। 7 दिन में जितना पढ़ा भैया, संडे के दिन 3 आवर्स में उसको रिवाइज करो। फिर जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाए भैया, 5 आवर्स में पूरे मंथ का रिवाइज कर लेना। 2 मंथ कंप्लीट हो जाए, उसका 8 आवर्स में रिवाइज करना। आप अगर ग्रेजुअल रिवीजन करोगे भाई तो हमेशा तैयार रहोगे। चलो ठीक है, एग्जाम है ना, हो जाने दो एग्जाम, कभी डर नहीं लगेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, आज बहुत अच्छा आपने पढ़ा, आप उस्ताद बन गए, आपने वैल्यू याद कर ली, न्यूमेरिकल वैल्यू बनने लगी आप पे, सबके पीएच आपको याद हो गए भाई, नॉन फार्मा की डेट याद हो गई, आज याद रहेंगी, कल याद रहेंगी, परसों याद रहेंगी भैया, आपकी परमानेंट मेमोरी में तो नहीं गई ना वो। तो उनको अगर भेजना है तो रिवीजन करना पड़ेगा। तो भैया सफलता के लिए लर्निंग के साथ रिवीजन का मल्टीप्लिकेशन है। तीसरा जो है वो हम आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए भैया एमसीक्यू की। भाई ऐसा कुछ होता है इस दुनिया में, कुछ लोगों को नॉलेज बहुत होता है, आता बहुत कुछ है, बट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं है उनको, मतलब वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते, प्रैक्टिस में वीक है। तो भाई आपको लर्निंग करना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, ये तीनों चीजें चलना चाहिए, लर्निंग रिवीजन प्रैक्टिस। अगर कोई बोले कि भैया रिवीजन का ज्यादा रोल है, तो भाई अगर मैं कहता हूं लर्निंग आपकी 100 है, ठीक है, रिवीजन आपका 100 है, प्रैक्टिस आपकी 0 है, तो रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि मैथ्स का फार्मूला चलता है। इसलिए भाई अगर रिजल्ट चाहिए, 33 पार्ट आपका लर्निंग, 33 पार्ट रिवीजन और 33 पार्ट आपका प्रैक्टिस, सब इक्वल होना चाहिए, तभी जाके आप क्या होगा, आगे हम पहुंचेंगे। अगर हम ऐसा सोचे कि नहीं, हम अगर अच्छे क्लासेस पढ़ते हैं, अच्छे से क्लास अटेंड करते हैं, भाई रिवीजन भी करना, ठीक है, वो ग्रेजुअल रिवीजन, पर डे का रिवीजन, पर वीक का रिवीजन, पर मंथ का रिवीजन, 2 मंथ का रिवीजन, 3 मंथ का रिवीजन, रिवीजन करना। एक दिन अपना जो है ना मन पे पत्थर रख के बैठ जाना,
रिवीजन करने से सब डरते हैं। रिवीजन करो ना है ना तो लिख के करो, रिटन रिवीजन करो। आप बोलोगे सर हम लिखेंगे तो 10-12 दिन लग जाएंगे। अरे भैया आगे का एक एक बार लिखते चलो, पेन चलना चाहिए, ऐसा गूंथते रहो रफ रजिस्टर पे, हाँ भैया ये था ये था ये था, ऐसे चलाते रहो, मन लगेगा रिवीजन में। ठीक है, एक पेज भर रहा उसी पे फिर से लिखो, ओवर राइटिंग करते रहो, रिवीजन करो, लिख के रिवीजन करो, नींद नहीं आएगी, रिवीजन अच्छा होगा। रिवीजन की हिम्मत जरूर लाओ, रिवीजन सबसे जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स। ठीक है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो, अगर मैं एक सिंपल बात करता हूं इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स की, आज हम बात करें, डिजिटल युग आ गया है भैया। पहले हम पढ़ते थे भैया 2 + 2 = क्या होता है 4, ये हम मैन्युअली कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारे सामने कैलकुलेटर आ गया, कैलकुलेटर मतलब डिजिटल होने लगा। तो ऐसे ही है, टाइट्रेशन जो नॉर्मल होता था हमारा, टाइट्रेंट रहता था, टाइट्रेट रहता था, ये दोनों बंदे रिएक्ट होते थे, रिएक्शन इसका कंप्लीट हो जाता था, रिएक्शन कंप्लीट होता था। ये हमें कौन बताता था टाइट्रेशन में भाई? टाइट्रेशन में हमको ये इंडिकेटर साहब बताते थे, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता था, ऑब्जर्वेबल चेंज हो जाता था, तो हम समझ जाते थे भैया रुक जा, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ब्यूरेट का बटन बंद कर दो। तो उसमें चलता था इंडिकेटर। अब क्या हुआ, डिजिटल युग आया भैया, डिजिटल युग, टाइट्रेशन करना है हमको, टाइट्रेशन करना है। अब यहां पर ए टाइट्रेंट है, बी हमारा टाइट्रेट है, इसको मिक्स कर रहे हैं। यहां पे अपन ने क्या किया, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे अचानक से डिक्रीज हो रहा वोल्टेज, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, जहां पर अचानक से शार्प चेंज हुआ, यहां से बढ़ने लग गया वोल्टेज, तो मतलब भैया ये एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट को मतलब इंडिकेटर की जगह इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स में किसने ले ली है? हमारी किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ने, करंट, वोल्टेज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इन सब ने हमारी जगह ले ली है। तो वो इंडिकेटर को रिप्लेस कर दिया आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ने। ठीक है, तो इसी के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। बहुत सरल टॉपिक है ये। ठीक है, ये आपका बहुत सरल है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कंडक्टोमेट्री? क्या लड्डू है भैया, ऐसे क्वेश्चन भी पूछोगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री। ठीक है भैया, कंडक्टोमेट्री का वर्किंग प्रिंसिपल, भैया कंडक्टोमेट्री है। ठीक है, कंडक्टोमेट्री है भाई, तो कंडक्टोमेट्री क्या करेगा? कंडक्टेंस को ही तो मेजर करेगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा भैया मेरे बी है, बी आंसर है। अब बात ये आती है कि कंडक्टोमेट्री क्या होती है। देखो कंडक्टोमेट्री में आपका कंडक्टेंस मेजर किया जाता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है ये वाला, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है भैया, यहां से ब्यूरेट, हमने बोला ना ब्यूरेट इसमें लग जाती है आपकी, यहां से अपन ये टाइट्रेंट को ऐड कर रहे हैं, इसमें इसको ऐड करते जा रहे हैं। जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा कंडक्टेंस चेंज होगा, समझ रहे हो आप, मेजर चेंज होगा, वही एंड पॉइंट होगा, बटन बंद कर देना इसको। ठीक है, तो इसमें जो कर्व बनता है हमारा, ये भी एग्जाम में पूछते हैं भैया, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनता है, इसमें याद कर लेना। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियोमेट्री, पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियोमेट्री हमारा भाई, पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल वर्सेस हमारा वॉल्यूम का कर्व बनता है, पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनता है मेरे भाई। और आपका मेजरमेंट ऑफ द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, वोल्टेज का ही छोटा भाई मान के चलो, ये भी पोटेंशियोमेट्री में ही मेजर करते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा बी आंसर है। ठीक है, और अच्छे से इसको याद रखेंगे भाई, कंडक्टोमेट्री, जितनी भी इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स हैं इस दुनिया में, ठीक है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स जितनी हमारे चारों ओर इस ब्रह्मांड में घूम रही है ना, उनमें देखो सबसे बेस्ट एक तरीका मैं बताता हूं, जितनी मेट्री है, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, एम्पीरोमेट्री, ठीक है, इन सब में मेट्री लगाना लास्ट में, तो एक चीज तो वॉल्यूम रहेगा और दूसरा उनके सामने वाला, जैसे पोटेंशियोमेट्री पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम, कंडक्टोमेट्री कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है, एम्पीरोमेट्री एम्पियर, भैया एम्पियर काय का यूनिट होता है भैया, एम्पियर करंट का यूनिट होता है मालिक, तो करंट वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये हमारे पूरे कर्व रहते हैं, तो कर्व पे क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां से मेजरमेंट ऑफ करंट। अब यहां पर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, भैया काय को पूछते हो, ये ओम्स लॉ पूछा है इन्होंने। ओम्स लॉ क्या होता है भैया? ओम्स लॉ जो है ये पूरे फिजिक्स जानते हैं सब लोग, V इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, B इज इक्वल टू IR होता है हमारा, जो है ये बेसिकली ये हमारा इक्वेशन होता है, B इज इक्वल टू RI। इन्होंने कहा था करंट और हमारा वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जो कांस्टेंट है वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका आर आई आ जाता है, बी इज इक्वल टू आर आई हमारा इक्वेशन होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, आई इज इक्वल टू होगा हमारा बी अपॉन आर होगा। तो अपना बी इक्वेशन बिल्कुल अपना 24 कैरेट गोल्ड के जैसा सही आंसर है। तो सर 22 कैरेट गोल्ड में वो 2 पार्ट क्या होता है सर, फिर उसमें बेटा वो कॉपर होता है, ठीक है। कॉपर से क्या होता है, थोड़ी उसको स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है, जो आपके गहने वगैरह बनते हैं टूट जाएंगे वरना वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अच्छे से ये, ठीक है। इसके अलावा रेजिस्टेंस का फार्मूला भी याद रखना आ सकता है क्वेश्चन में। आपका रेजिस्टेंस जो रहता है रो एल अपॉन ए होता है। रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर तो हमारा बी है, आंसर हमारा क्या है भाई, बी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, दिस सेंटेंस शो व्हिच टाइप ऑफ डेफिनेशन। क्या मजाक करते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा, हमारा समय बर्बाद करवाया। और क्या है भाई, इक्विवेलेंट वेट लिया हुआ है, कंडक्टेंस ऊपर लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही तो आंसर होगा। ये लिखा हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारा आंसर होगा। इतना क्वेश्चन एकदम इजी, में इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आता। ये जो है ना जनरल साइंस के क्वेश्चन है, ये मान के चलिए आप। ये क्वेश्चन कहाँ के, हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल आराम से करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। भैया कंडक्टोमेट्री का एप्लीकेशन नहीं है। कंडक्टोमेट्री मतलब हमारी कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम, ये कर्व होता है, इसमें कंडक्टेंस को मेजर करते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, प्योरिटी ऑफ वाटर भाई कंडक्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। आयनिक आयन का है तो भैया चलेगा कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन चलेगा, इन तीनों में तो यूज करते। डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, एक गाना होता है भैया, नर्सरी की पोयम है, मछली जल की रानी होती है, ठीक है। मछली जल की रानी होती है, तो उसके लिए ये मेथड होती है। आपको याद हो काल फिसर टाइट्रेशन हमारा, काल फिसर, इसलिए मैंने कहा मछली जल की रानी है। ये काल फिसर साहब है हमारे, वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन करना है आपको, मॉइस्चर कंटेंट का। कहीं पर भी अगर ट्रेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई केमिकल में वाटर का डिटेक्शन के लिए भैया आप एक गाना गा देना, मछली जल की रानी है, बस। काल फिसर टाइट्रेशन, इसमें आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे रिएक्टेंट के फॉर्म में काम करते हैं, और ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा टाइट्रेशन ही होता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर जो है हमारा ए है, क्योंकि मछली जल की रानी के लिए काल फिसर टाइट्रेशन अपन को लगता है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टोमेट्री सॉल्यूशन इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री। टेम्परेचर को 1 डिग्री अगर हम बढ़ाते हैं तो 1% राइज इन द मोबिलिटी ऑफ द आयन, ठीक है। 2%, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे कंडक्टोमेट्री का, याद कर लेना है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाया तो आयंस दौड़ लगाएंगे दुगनी स्पीड से, बेचारे डर जाते हैं, आयंस हमारे डबल हो जाती है उनकी स्पीड। 2 पर यहां पर लिखा है 2% राइज इन द मोबिलिटी ऑफ द आयन, ये सीधा सीधा याद कर लेना। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा आप सोच लेना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 2% इसमें हमारा क्या हो जाता है, मोबिलिटी आयंस की बढ़ जाती है, ये याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां से हम अगला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेजर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। गैल्वेनोमीटर किसको मेजर करता है साहब, करंट को। वो तो एम्पीरोमीटर भी करता है भाई, तो गैल्वेनोमीटर के लिए क्यों कितना बड़ा नाम रखा भाई। गैल्वेनोमीटर हमारा डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है करंट की हमारे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा मान सकते हैं, तो ये करंट की स्ट्रेंथ को भी मेजर कर देता है। करंट जो रहती है ना, उसकी स्ट्रेंथ को भी ये क्या करता है, मेजर करता है। आप ये ध्यान रखिए, करंट की स्ट्रेंथ को भी क्या कर देता है, मेजर कर देता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपका डायरेक्शन और करंट की स्ट्रेंथ, ठीक है। विच टेक्निक यूज इन द मेजर द ईएमएफ। ईएमएफ हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसको मतलब बोला जाए तो वोल्टेज के जैसा हम मान सकते हैं, पोटेंशियल भी बोल सकते हैं उसको। ये सब मिलते जुलते हैं, फिजिक्स वालों से पूछो तो वो अंतर बताएंगे, अपन को ज्यादा नहीं लगाना दिमाग। तो ईएमएफ पोटेंशियल वोल्टेज, ये किस मेथड में मेजर होता है,
तो ये जो मेथड में मेजर होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, तो भैया कह रहा है साहब हमें तो इंडिकेटर लगता है, हम तो नॉर्मल टाइट्रेशन है मालिक, हम डिजिटल टाइट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कह रहा है यार क्या बात करते हो, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहाँ से भैया, एक दीवार से टकरा जाते हैं ऐसे, इन दीवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ऐसे, और ये टुकड़े मास अपॉन चार्ज रेशो m अपॉन e रेशो के अकॉर्डिंग में सेपरेट हो जाते हैं। मतलब ये जो है हमारा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, इनको अपन फ्रेगमेंट आयन या डाटा आयंस बोलते हैं, उनको m अपॉन e रेशो के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है बेसिकली यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर वेट की जानकारी हमें लग जाती है कि भैया इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। टीजीए थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है भैया, थर्मो है यहाँ पर, थर्मो मतलब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेट में कितना चेंज आ रहा है उसको मेजर करते हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। पोटेंशियोमेट्री, पोटेंशियल वर्सेस, इसमें पोटेंशियल वर्सेस हमारा वॉल्यूम का कर्व होता है। हम एक बीकर में अपना सैंपल लेते हैं, उसमें उसका पोटेंशियल मेजर करते हैं, ब्यूरेट से उसमें हम अपने टाइट्रेंट को ऐड करते हैं, जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल में वेरिएशन होता है वही हमारा एंड पॉइंट कहलाता है। तो पोटेंशियल वोल्टेज ईएमएफ भैया ये क्या है, लगभग इक्वल है, माइनर डिफरेंसेस है इनमें, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ से हम। ठीक है, ये देखो पोटेंशियोमीटर में कई बार ये भी पूछते हैं, दो चीजें रहती हैं, एक साल्ट ब्रिज का बहुत पूछते हैं, कनेक्शन करता है ये हमारे दोनों सॉल्यूशंस के बीच। ठीक है, और साल्ट ब्रिज में केसीएल का यूज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें एनोड कैथोड रहते हैं हमारे, ये इस तरीके से पूरा पोटेंशियोमीटर हमारा काम करता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसको, क्लियर। आगे चलते हैं, देखो इसमें लिखा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच मटेरियल आर यूजिंग कोटिंग फॉर द प्लेटिनम फॉयल। भैया प्लेटिनम फॉयल को कोटेड करना है तो प्लेटिनम किसी और पर भरोसा नहीं करेगा, वो प्लेटिनम पे ही भरोसा करेगा। प्लेटिनम ब्लैक यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, प्लेटिनम ब्लैक उसके लिए यूज करते हैं, प्लेटिनम ब्लैक को यूज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड जो रहता है हमारा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, याद रखना, ये आपको हमेशा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ द सेल responsible to between two solution allow to the movement of the currents in the form of the ionic charge। अभी बताया था भैया ऐसा, ये सॉल्ट ब्रिज लगा रहता, हमारे दो बीकर रखे हैं, ये केसीएल का सॉल्ट ब्रिज रहता है, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्शन बना रहता है, तो ये आपको सीधा सीधा सॉल्ट ब्रिज यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केसीएल बहुत पूछते हैं एग्जाम में, क्या भरा रहता है इसमें, और वो आईआर वाले भी पूछते हैं, केबीआर के पैलेट रहते हैं उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको अच्छे से, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज है, केसीएल ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी के लिए इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, आपको रेगुलर यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, सभी डेली आपकी 4 क्लासेस कंडक्ट हो रही है रेगुलरली, 1 क्लास आपकी नॉन फार्मा की है और डेली 3 क्लासेस हमारे फार्मा की रहती है। इसमें फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों का सेक्शन कवर कराया जा रहा है। साथ में इसमें आपका क्या रहेगा, फार्मासिस्ट का मैराथन सीरीज चल रहा है रेगुलर, डेली हमारे जो जीडीसी एप्लीकेशन है उस पर प्रैक्टिस कराए जाते हैं, इसी के तरीके जैसे ये सीरीज चल रहा है ना, इसी तरीके से डेली है, सब्जेक्ट वाइज वो चल रहा है, ऑर्गेनाइज मैनर में चल रहा है, यहाँ पर रैंडम है, वहां ऑर्गेनाइज मैनर में चल रहा है, तो उसको आप अगर ज्वाइन करेंगे बैच को तो ये सब चीजें आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में अवेलेबल होंगी। ओके, और बैच हमारा रिसेंट है, अभी देखो ज्यादा समय नहीं निकला है, 3 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। सभी जितनी क्लासेस भी हैं आपकी मान लो मिस हो गई हैं, तो बच्चों को डाउट रहता सर, अब बच्चे सोचते हैं, देखो क्या होता है, बच्चा सोचता है अरे सर 18 को हुआ था स्टार्टअप, तो समय निकल गया। बेटा जिस दिन से स्टार्ट करो ना उसी दिन से सवेरा है, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो तैयारी है वो एक क्या है भैया, पहिए के जैसा है, साइकिल के जैसा है। अभी मान लो हमने 1 से स्टार्ट किया था बेटा, ठीक है, 1 से हमने स्टार्ट कर दिया था, मान लो 2 पर पहुंच गए हम, आपका 1 मिस हो गया है, तो आप 2 से चलेंगे भाई 10 पे पहुंचेंगे, 10 के बाद 1 भी कवर हो जाएगा, एक साइकिल है वो पूरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, यहाँ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट चेंज। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है भैया जिसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता? ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में
जो बिल्कुल अपनी बात पर अडिग होता है, जो अपनी बात पर अडिग है भाई, उसको क्या बोलेंगे अपन, ऊपर वाला बोलेंगे। तो ऐसे ही एक हमारे इसमें इलेक्ट्रोड साहब होते हैं जिनका जो पोटेंशियल होता है, कितने ही उसको अपन कंसंट्रेशन चेंज करते रहो वो चेंज नहीं होता, उसको बोला जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जिसका चेंज हो जाता है भैया इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। इंडिकेटर की लाइट चेंज होती रहती है, जैसे बाइक की हेडलाइट है ना, वो रेफरेंस लाइट है अपनी, बदलती नहीं है, सीधी जाती है डायरेक्शन। इंडिकेटर लेफ्ट और राइट हो सकता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, इसको भूल जाओ तो, ठीक है। ध्यान रखना है इसको अच्छे से, ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जिसका कभी भी चेंज नहीं होता। इसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वोक इक्वेशन। देखो इक्वोक इक्वेशन कहाँ यूज होता है, पहले तो ये पूछते हैं इक्वेक इक्वेशन कहाँ यूज होता है, तो अपन बोलेंगे साहब ये पोलैरोग्राफी का इक्वेशन है। तो बच्चा पूछेगा सर पोलैरोग्राफी क्या होता है, भाई वोल्टामेट्री जो है, वोल्टामेट्री एक राजा थे, ठीक है, उनके दो बच्चे हुए, एक बच्चे का नाम है एम्पीरोमेट्री, एम्पीरोमेट्री कहते हैं एक बच्चे को, ठीक है, और दूसरे बच्चे का नाम है पोलैरोग्राफी, ठीक है। पोलैरोग्राफी, एक राजा थे, एक किंग थे, ठीक है, उनके दो बच्चे हुए, जैसे हिस्ट्री में नहीं पढ़ते कि भाई उनके ये वाले राजा थे, अकबर थे, इनके दो बच्चे हुए, तो यही चीज। तो ये वोल्टामेट्री जो है ना, ये बड़ा टर्म होता है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ करंट को करना, क्या कहलाता है, वोल्टामेट्री कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ करंट वोल्टामेट्री है, ठीक है। अब वोल्टामेट्री में अगर हम करंट को मेजर करते हैं, हम करंट को मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, तो ये कहलाता है एम्पीरोमेट्री। अगर हम करंट को मेजर करते हैं, हम करंट को मेजर करते हैं, ध्यान से सुनना, करंट को मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज, तो ये कहलाता है हमारा पोलैरोग्राफी, ठीक है, पोलैरोग्राफी कहते हैं इसको। तो पोलैरोग्राफी में हमारा इक्वेक इक्वेशन यूज होता है, ये डिफ्यूजन करंट के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपका 607 रहता है, हमारा एनसी रहता है, डी रहता है, एम रहता है, टी पे 1/6 होता है, एम पर 2/3 होता है, और डी पर 1/2 होता है। ऐसा इक्वेशन कहीं दिख रहा है आपको क्या भाई, यहां पर देखिए, ये डी पे 1/4, ये तो होगा नहीं आंसर, ठीक है। ये 607 एनसी डी है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, फिर यहाँ पर डी 1/2, एम 2/3, T1, ये अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और कहीं कोई इक्वेशन है ऐसा, डी 1/2 है, एम 2/3 है, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा सही है, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ये लिखा ही हुआ है सीधा, ठीक है। ये 9 कर दिया ना इनने, तो ये नहीं होगा सही, यही है, वो हमें करेक्ट करके सही करना पड़ा। इक्वेशन मैंने वहां लिख दिया है, तो उससे ध्यान रखना है, इसमें सही आंसर नहीं था, ठीक है, वही आंसर दिएगा, बी बस नहीं होगा उसमें, ठीक है। इक्वेक इक्वेशन क्या करता है, हमारी डिफ्यूजन करंट को मेजर करता है। यहाँ पे पूछा है यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, साइमेंस इसका यूनिट होता है, ठीक है, कंडक्टेंस का, ये ध्यान रखना, कंडक्टेंस, ठीक है। ओम्स रेजिस्टेंस का है, गॉसिस, टेस्ला, ये काय की यूनिट है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई आप लोग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोलैरोग्राफी, डीएमई स्टैंडर्ड पार्ट। हमारी पोलैरोग्राफी मेथड में डीएमई क्या होता है भैया, पोलैरोग्राफी में डीएमई क्या होता है, डीएमई, ठीक है, पोलैरोग्राफी में डीएमई क्या होता है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, ये लिखा है बी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको, बिल्कुल आरआरबी ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं ये, कोई भी क्वेश्चंस टफ नहीं है, बहुत सरफेस वाले क्वेश्चंस हैं ये। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अपन, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ड्रॉपिंग, इसमें मरकरी की ड्रॉप गिरती है, जो इक्वेशन अपन ने पढ़ा था ना, आईडी इज इक्वल टू यहाँ पर 607 एनसी, ठीक है, यहाँ पर डिफ्यूजन कॉफिशिएंट था हमारा 1/2, एम पर आपका 2/3 था, और टी पे 1/6। ये जो टी था ना, टी जो था ना, ये आपका 1/6, ये ड्रॉपिंग टाइम है, मरकरी की ड्रॉप गिरती है ना नीचे, तो उसका टाइम है हमारा, ठीक है। कई बार पूछते हैं डिफ्यूजन करंट जो होता है कंसंट्रेशन के कैसे होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन के कैसे होती है, √D होता है। आपसे डिफ्यूजन करंट पूछेंगे तो आपका एम जो है उसमें आपको बोलना है 2/3 रहता है, और डिफ्यूजन करंट जो टाइम रहता है, ड्रॉप टाइम, उसका 1/6। इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां से हम ड्रॉपिंग मरकरी। अब यहाँ पर लिखा है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द
पोलरिग्राफी, पोलरिग्राफी में सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट मदद करता है भाई। पोलरिग्राफी में सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट बेटा वही सॉल्ट ब्रिज वाले भाई है हमारे, और कुछ नहीं है। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है हमारा KCl है इसमें, ठीक है। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का रोल जो होता है बेसिकली हमारा इसमें कौन करेगा? आपका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें अपना KCl हमारा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज जनरली यूज्ड। रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कहां पर यूज होता है? पोटेंशियोमेट्री में, पोलरिग्राफी में, एम्पीरोमेट्री में, कंडक्टोमेट्री। ये जो प्लेटिनम वाले इलेक्ट्रोड है ना, सब पोटेंशियोमेट्री में यूज होते हैं। रोटेटम जो हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये आपका P फॉर प्लेटिनम और P फॉर पोटेंशियोमेट्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। ग्राफ आपको बनने ही लगे भाई, इन चारों के ग्राफ बहुत अच्छे से याद रखना। पोटेंशियोमेट्री पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम, पोलरिग्राफी अपना करंट वर्सेस वोल्टेज, एम्पीरोमेट्री करंट वर्सेस वॉल्यूम, और कंडक्टोमेट्री कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम। इनका ग्राफ आ सकता है आपको भाई एग्जाम में, या किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो उसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोलरिग्राफी करंट वोल्टेज कर्व इज कॉल्ड है। बताइए क्या बात कर रहे हो भाई? क्रोमेटोग्राफी है तो क्रोमेटोग्राम कहलाएगा, पोलरिग्राफी है तो पोलरिग्राम कहलाएगा, और क्या बोलेंगे उसको बताइए? तो पोलरिग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोलरिग्राम हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, पोलरिग्राम अपना एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोलरिग्राफी इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। हम एक्सप्लेन यही कर देते हैं, इसलिए जो कंटेंट लिखा रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि देखो अगर बेसिक चीज है, जैसे अब यही लिखा साइंटिस्ट का नाम है, यही एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा बेटा। ये जो साइंटिस्ट के नाम है 𝘖𝙬 आपके हेरस्की, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्या किया था, पोलरिग्राफी को डेवलप किया था सबसे पहले। इक्वेशन इक्वेशन यूज होता है, डिफ्यूजन करंट को हम मेजर करते हैं। इन 1922 में ये डिस्कवर किया गया था हमारा पोलरिग्राफी। करंट वर्सेस इसमें हमारा वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं, ध्यान रखना है इसको अच्छे से। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं, ठीक है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज रहता है, उस तरीके से पूरा हम ये ऑपरेट करते रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद ग्राफ इन द पोलरिग्राफी, बेटा समझाया मैंने स्टार्टिंग से। पोलरिग्राफी का ग्राफ जो होता है भाई यहाँ पर रहता है करंट वर्सेस वॉल्यूम का नहीं होता, करंट वर्सेस वॉल्यूम का रहता है एम्पीरोमेट्री में। करंट वर्सेस इसमें रहता है हमारा, करंट वर्सेस जो ग्राफ होता है वो वोल्टेज का होता है, अच्छे से याद रखना, पूछते हैं इसमें से, ठीक है। तो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ होता है। करंट वर्सेस एब्जॉर्बेंस का ग्राफ इस दुनिया में किसी मेथड में नहीं होता। करंट वर्सेस कंसंट्रेशन ये हो सकता है, ठीक है। करंट वर्सेस आपका इलेक्ट्रोलाइट ये भी नहीं होता। ये कोई भी ग्राफ हमारे इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स के नहीं है। हाँ, करंट वर्सेस वॉल्यूम दिया रहेगा एम्पीरोमेट्री, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम दिया रहेगा कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम दिया रहेगा पोटेंशियोमेट्री, ठीक है। ये ग्राफ को ही मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छे से पढ़ लेना। ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, करंट वोल्टेज कर्व जो होता है हमारा रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर देखो करंट है हमारा, यहाँ पर वोल्टेज, इस तरीके से हमारा सिग्मोइड कर्व बनता है। कभी अगर कोई पूछे ऐसा कर्व बन जाता है, ये सिग्मोइड टाइप का कर्व हमारा इसमें बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद है द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भैया वहां शॉर्ट फॉर्म में दिया गया था क्वेश्चन कि कौन सी मेथड से ईएमएफ को मेजर करते हैं। हमने कहा भैया ईएमएफ की बात कर लो, जैसे हमारे वो रहते ना फूड आइटम में, आप भाई रोटी खा लो, ठीक है, पूरी खा लीजिए, बात बराबर होती है ना। ऐसे ही हमारा ईएमएफ है, वोल्टेज है और पोटेंशियल है, ठीक है, मिलते जुलते हैं, एक ही कैटेगरी के लोग हैं ये हमारे। इनका अगर स्टडी करते हैं अपन विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, तो उस मेथड का नाम होता है पोटेंशियोमेट्री। क्या होता है उसका नाम? पोटेंशियोमेट्री कहते हैं, उस मेथड को कहा जाता है पोटेंशियोमेट्री। अगर ऐसा हम मेजर करते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं अपन? पोटेंशियोमेट्री बोलते हैं। तो पोटेंशियोमेट्री को ध्यान रखना है, इसमें आंसर सीधा सीधा हमारा ये पोटेंशियोमेट्री होगा। अब कर्व को मैं बार बार बोल रहा हूं, एम्पीरोमेट्री में अगर भूल गए तो एम्पियर मतलब करंट, मेट्री मतलब वॉल्यूम, तो ये अपना वॉल्यूम हो गया, ठीक है। कंडक्टोमेट्री में कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम। पोलरिग्राफी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे करंट वर्सेस वोल्टेज रहेगा। पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल वर्सेस क्या होगा? वोल्टेज होगा। इसके अलावा जहां हम कंफ्यूज होते हैं, पोलरिमेट्री, आपको एक टर्म मिलेगा पोलरिमेट्री। पोलरिमेट्री को लगेगा
कि भाई कोई इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है। नहीं भाई, ये इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड नहीं है। इसमें हमारा जो आपका प्लेन पोलाई लाइट जब किसी सैंपल से पास करते हैं, सैंपल अगर हमारा क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, तो उस लाइट को ये रोटेट कर देगा। जैसे लाइट है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ऐसे, या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हो जाएगा या फिर आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो ये जो मेथड होती है इसको पोलरीमेट्री बोलते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो रहते हैं उसमें इसको यूज करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन इसमें निकालते हैं, उस आधार पर हम कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो पोलरीमेट्री को यहां मत ले आना, इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड नहीं है वो हमारी। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना कि दिस इज नॉट इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड, वो इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स नहीं है, वरना आप उसको समझो कि इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड है। ठीक है, इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स नहीं है वो हमारी। ठीक है, इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से हम देख सकते हैं अपन पोटेंशियोमेट्री में इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स होती है। बेसिकली ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करती है। मोस्ट कॉमन यूज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम वालों का। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम बताइए। मोस्ट कॉमनली यूज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो भाई सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी रेफरेंस होता है हमारा। ठीक है, लेकिन सैचुरेटेड कैलोमल, कैलोमल मतलब अपने मरकरी वाला, कई बार ये बस पूछते कैलोमल मतलब कौन सी मेटल, मरकरी। ठीक है, तो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है हमारा मोस्ट कॉमनली यूज क्या है, हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और अपन ने क्वेश्चन में देखा था कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जिसका पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर यहाँ देखिए आपके जो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, कैलोमल मतलब हमारा Hg2Cl2, ठीक है, ये आपको मर्क्यूरस क्लोराइड होता है हमारा, ध्यान रखना है, इसी से बनता है हमारा सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें बेसिकली एक्वस फेज जो इसमें रहता है HgCl2 ही यूज करते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। फार्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका फार्मूला क्या होगा आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये, अगर कोई बच्चा देखो आप फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन करना चाहता है अपने स्टेट के लिए, या कोई सेंट्रल लेवल का आने वाला है आपका, ठीक है, आरआरबी के अलावा, तो उसके लिए भी ये बैच हमारा रनिंग है। ये भी रिसेंट बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक कहावत जो होती है ना, आग लगने पर कुआं नहीं खोदना है आपको, क्योंकि पढ़ाई करने का समय आपको 2-3 महीने का मिलता है, उतने में सिलेबस होता नहीं है। तो पहले से अच्छे से तैयारी कर लो, लर्निंग कर लो, फिर रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना, तैयारी आपकी हो जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, तो ये तरीका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, अभी बताया था मैंने कि अगर मान लो आपने यहाँ पर ये है हमारा, ये आपने यहाँ पे सैंपल लिया, ये हमारा टाइट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं इसका, ठीक है, और यहाँ ब्यूरेट लगा हुआ है, इस ब्यूरेट से हम टाइट्रेंट को ऐड कर रहे हैं, इसको ड्रॉप। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब से मान लो पोटेंशियल पहले कम हो रहा था, अचानक से बढ़ने लग जाएगा, तो ये जो पॉइंट होगा यही एंड पॉइंट होगा, जहां पे चेंज होगा शार्प, चेंज इन द पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ द टाइट्रेंट। देखो टाइट्रेंट को ऐड किया, चेंज हो गया, नो चेंज, ये तो कभी होगा नहीं आंसर, ये भी नहीं होगा। चेंज इन द कंसंट्रेशन, दिस इज नॉट आंसर। चेंज इन द पोटेंशियल, मैंने पहली जो स्टार्ट किया था ना तब बोला था आपको बेटा मैंने कि ये जो मेथड है ना, इनको डिजिटल टाइट्रेशन बोल सकते हो आप, मतलब अब इंडिकेटर की बात खत्म है, आपका सीधा क्या चलेगा, हमारा ये जो डिजिटल है ये बताएगा। जैसे ग्लूकोमीटर आता है, आपने देखा होगा, कई आजकल लैब में इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, डिजिटल है वो आपके, तो ये वही तो है बेटा, यही तो है वो इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स भाई, और क्या है, और कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से, कि देखो अगर आप बात करते हो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट होता है वो रिकॉर्ड द चेंज ऑफ द पोटेंशियल, शार्प चेंज होगा। देखो जैसे नॉर्मली पहले घट रहा था भाई, अब अचानक से बढ़ने लग गया, मतलब ये सबसे खतरनाक चेंज हुआ ना, कि डायरेक्शन ही बदल गई, तो जो शार्प चेंज होता है वही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्लियर। आगे चलते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रोड्स आर यूज इन द पोलरिग्राफी, पोलरिग्राफी में कितने इलेक्ट्रोड यूज होते हैं भैया, 2 रहते हैं, रेफरेंस रहता है हमारा और इंडिकेटर रहता है, तो ये 2 इलेक्ट्रोड हमारा आंसर सही हो। कई बार ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड रहते हैं,
लेकिन अगर नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता है कि पोलरोग्राफी में कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो आपको आंसर 2 ही देना है। पोलरोग्राफी में कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। पोलरोग्राफी में कौन सा इक्वेशन होता है सर, इक्वोक इक्वेशन होता है। सर वो इक्वेशन फिर से बता दीजिए सर एक बार। यस बिल्कुल बताता हूं बेटा। तो देखो आपको पोलरोग्राफी में मुझे लगता है जरूर इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कर्व जो बनता है हमारा, करंट वर्सेस क्या बनता है, वोल्टेज का कर्व बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पोलरोग्राफी में क्या मेजर करते हैं, डिफ्यूजन करंट मेजर करते हैं, डिफ्यूजन करंट को मेजर किया जाता है। तीसरा पॉइंट इक्वेशन, इक्वोक इक्वेशन रहता है, इसमें आईडी इक्वल टू होता है 607 NC और डीएमटी, ठीक है, डीएमटी, ठीक है, ये आपको डी पर रहता है 1/2, यहां रहता है 2/3, टी पे रहता है 1/6, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना भाई, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पोलरोग्राफी में क्या करते हैं अपन, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं बेसिकली, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड हमारे इसमें यूज होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, व्हेन द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप इन अ स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन इट एक्ट है, जब हाइड्रोजन को अपन डिप कर देते हैं स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन में, तो ये कैसे काम करता है बताइए, ये कैसे करेगा भाई, आइडियल के जैसा काम करेगा और कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करता है। हमें माना कि भाई सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और सबसे कॉमनली हम उसको यूज करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसको स्टैंडर्ड एसिड के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं हम, तो वो बिहेव करता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसा। तो इसको याद रखना, ये भी हमारा क्या हो सकता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो सकता है। ये क्या है भाई, अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसा काम कर सकता है, तो ध्यान रखना रेफरेंस इलेक्ट्रोड है अपना। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यहाँ से एग्जाम्पल फॉर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अब ये आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मतलब जिसका पोटेंशियल चेंज होता रहता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखो दोनों के जैसा काम करता है, ये बांध के चलना, ठीक है, ये सैचुरेटेड कैलोमल है, दोनों ये रेफरेंस कि जैसे भी कई जगह काम कर लेता है और इंडिकेटर, लेकिन मेन रेफरेंस में आएगा यहाँ पर, ये भी हमारा रेफरेंस है। सिल्वर क्लोराइड भी रेफरेंस में आता है। ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा, ये कहलाता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम भैया आज अपने दिमाग की परमानेंट मेमोरी में डालो, हाइड्रोजन, ठीक है, सिल्वर और हमारा कैलोमल, ये 3 अपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है, इंडिकेटर। कई केसेस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी एज ए इंडिकेटर जैसा बिहेव करता रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनमें क्या होता है आपका भाई, चेंज होता है, इसमें पोटेंशियल इनका चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है, उसी को हम मेजर करते हैं। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो होते हैं एंड पॉइंट में हेल्प करते हैं भाई। अगर मान लो ये पोटेंशियल चेंज ही नहीं होता, यहीं रहता है ऐसा, तो हम कहां से एंड पॉइंट ले आते बताओ। अगर आप दोनों रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा दोगे तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा भाई, कैसे पता चलेगा आपको। हम चाहते हैं कि पोटेंशियल चेंज हो, तो इसलिए हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का। तो सीधा आंसर हमारा क्या रहेगा, इसमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ग्लास इलेक्ट्रोड आता है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड आता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, इनको प्रॉपर याद रखना है। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बात कर रहे हैं भैया, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ऐसा हमने नहीं कहा भैया, ये आगे वाला ओम साहब ने कहा है, ये कोक साहब ने कहा है, ठीक है। तो यहां पर जो करंट है हमारा, डिफ्यूजन करंट है, इक्वेशन है 607 NCDMT, D पर 1/2, 2 पर M पर 2/3, T पर 1/6। ये तो आपसे काय का पूछा भैया, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये ऐसा हमने नहीं कहा भैया, ऐसा हमारे इक्वोक इक्वेशन ने कहा है, उसको तो हमको मानना पड़ेगा। जैसे भाई बीएल-लैम्बर्ट्स लॉ बोल के चलेगा यूवी में, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, फार्मूला होता है मोलर एब्जॉर्बिटी कंसंट्रेशन इनटू द लेंथ, तो मानना पड़ता ना अपन को। जैसे यहाँ पे डिफ्यूजन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, ठीक है, बिल्कुल मान के चलना। अगर आपका डिफ्यूजन करंट का आप कर्व बनाओगे ना कंसंट्रेशन, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसे हमारा स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं ना यूवी में एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का, तो स्ट्रेट लाइन आती है, बिल्कुल सेम आएगा। तो ये ध्यान रखना अच्छे से, 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको। द
और यहाँ पर अदर नेम ऑफ द एम्पिरोमेट्रिक टाइटेशन, एम्पिरोमेट्रिक टाइटेशन का दूसरा नाम बताइए। एम्पिरोमेट्रिक, कंडक्टोमेट्री तो बोलने की हिम्मत कर नहीं सकते अपन, ठीक है, कि बोल देंगे अपन, नहीं बोल सकते ना यार, इसमें कंडक्टेंस मेजर करते हैं। पोटेंशियोमेट्री ये भी नहीं बोल सकते, पोटेंशियल का कहाँ ये करंट वाला करंट मेजर हो रहा है, इसमें क्या बोलोगे? एम्पिरोमेट्री में क्या मेजर हो रहा है भैया? करंट मेजर हो रहा है किसके? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, इसमें कंडक्टेंस मेजर होता है, इसमें भैया पोटेंशियल होता है। ये आपका स्पेक्ट्रोपोलरोग्राफी कहेगा, पोलरोग्राफी, पोलरोग्राफी जो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होती है एनालिसिस, इसमें भी हमारा करंट मेजर होता है। तो अगर हम देखें एम्पिरोमेट्री किसके अंदर आता है, जैसे भाई मैंने आपसे कहा एमपी कहाँ है, एमपी कहाँ है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। किसी ने पूछा एमपी कहाँ है, अब अपन से पूछा कि एमपी कहाँ है, तो मान लो उन्होंने आपको आंसर में इंडिया नहीं दिया, उन्होंने कहा एशिया में है, यूरोप में है, तो अपन आंसर एशिया लगा देंगे ना। तो ऐसी कहानी इसमें है कि भाई एम्पिरोमेट्री का जो भाई है पोलरोग्राफी है, ठीक है। और आपके एम्पिरोमेट्री के पिताजी जो हैं और पोलरोग्राफी के जो पिताजी हैं वो कौन है? हमारे वोल्टामेट्री होते हैं। वोल्टामेट्री के दो सब डिविजन्स हैं। तो अगर आपसे नाम पूछा है भाई तो फिर पोलरोग्राफी पे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के साथ वाला है, करंट दोनों में मेजर करते हैं। तो आंसर आपका इसका सी होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट फॉर द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई? आपसे पूछा गया है, मेहो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मेहो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। क्या होती है? मेहो सेंटीमीटर इनवर्स हमारे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्या होती है? यूनिट होती है। ये ध्यान रखना आपको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये आपका यहाँ पर क्लियर क्लियर। अब आता है आईडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या पूछ रहे हो आप? आईडी, आईडी काय की आईडी भैया? आधार कार्ड की, पैन कार्ड? अरे आईडी मतलब डिफ्यूजन करंट। क्या है इक्वेशन? फिर से लिखो, 607 NC, ठीक है। ये नंबर ऑफ फैराडे है, सी कंसंट्रेशन है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, एम हमारा मास है और टी हमारा टाइम है। T1/6, 2/3, D1/2। क्या पूछा है इन्होंने? आईडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं भाई? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होती है। टाइम के 1/6 होती है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के अंडर रूट होती है, मास जो रहता है उसका 2/3 होती है। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, जो हमारा ये क्या है, इक्वोक इक्वेशन, इसको प्रॉपरली अपन को लर्न करके रखना है, ठीक है। ये इक्वेशन पे ही तो पूरा चला हुआ है हमारा क्लासेस, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमारा 607 आपका एन है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ द फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पर मोल इलेक्ट्रोड रिएक्शन। डी क्या है आपका? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है। सी क्या है भाई? कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। एम क्या है? रेट ऑफ फ्लो, मरकरी जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है पर सेकेंड, mg पर सेकेंड में उसका फ्लो रेट है, ठीक है, कि पर सेकेंड कितने mg जा रहा है वो ले रहा है इसमें। टी हमारा ड्रॉप टाइम है सेकेंड्स में। आईडी हमारा क्या है? डिफ्यूजन करंट है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर्स में, ठीक है। तो माइक्रो एम्पियर्स में डिफ्यूजन करंट। एन नंबर ऑफ फैराडे है, डी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है हमारा, सी कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर, एम रेट ऑफ फ्लो, mg पर सेकेंड, ये भी पूछ सकते हैं, और टी क्या है? ड्रॉप टाइम है इन सेकेंड। तो ये हमारे फ्लोरोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और पूरी इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो यही इक्वेशन है, ठीक है। और जो हमारे प्राइमरी इलेक्ट्रोड के नाम है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं अपन, और इंडिकेटर। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हमने देखा हाइड्रोजन है, कैलोमल है, आपका सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, ये आपके इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। रेफरेंस में हमारा मेन आपका सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, ये हमारे मेन क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ग्लास इलेक्ट्रोड में अपन ने देखा ये हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इनको अच्छे से ध्यान रखोगे आप, इलेक्ट्रोड पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग। फिर से वही बच्चों वाला आ गया क्वेश्चन, भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रहे हो आप, तो इसमें लिखा रहेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट क्या रहेगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा। सॉल्यूट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा उसी पर तो डिपेंड करेगा, और किस पर करेगा?
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है उसको के से अपन डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को के से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज होमोजेनियस बॉडी मे बी डिफाइंड कंडक्टेंस ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ एंड यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो आपका ये है ना रो, यहाँ पर R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन ए होता है, यहीं से बना है हमारा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ही रिवर्स होता है। ठीक है, तो इसमें लेंथ और एरिया जो फिक्स होता है उसमें जो रहती है कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस हमारे सॉल्यूशन की है। ठीक है, जो इज डिफाइन द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन द 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ये है कि अपन का 1 मोल अपन ने क्या किया, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या किया है, ऐड किया है, तो उसका अपन देखेंगे कंडक्टेंस। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा मोलर है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या है, जो हमारे ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है, जो हमारे ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है, उसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन से अपन देख रहे हैं कंडक्टेंस को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। स्पेसिफिक कंडक्टेंस वायर की होती है। अगर अपन जो अपन एनालिसिस में बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं कंडक्टोमेट्री, उसमें बेटा अगर कोई पूछे कि कौन सी कंडक्टेंस मेजर करते हैं, तो बेटा कभी भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का आंसर मत लगा देना, वो उसमें वायर नहीं है हमारे। उसमें या तो मोलर कंडक्टेंस रहेगी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहेगी। अगर मोल पर लीटर लिया होगा आपने तो वो मोलर कंडक्टेंस है। इक्विवेलेंट वेट पर लीटर लिया होगा, मतलब नॉर्मलिटी वाला कॉन्सेप्ट अगर होगा तो वो हमारी क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज आप लोग गलत ना कर दें जल्दबाजी में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें हम, द कंडक्टिविटी सेल इज मेड अप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कंडक्टिविटी सेल होती है वो काय की बनी होती है भाई, कंडक्टिविटी सेल काय की बनी होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल किस मेटल की बनी होती है, वो हमारे प्लेटिनम की बनी होती है। कंडक्टिविटी सेल किस चीज की बनी होती है, प्लेटिनम। पोटेंशियोमेट्री में प्लेटिनम यू देखा था अपन ने। ठीक है, आपको इसमें जो हमारी कंडक्टिविटी सेल होती है वो भी किस चीज की बनी होती है, प्लेटिनियम की बनी होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। सेल कांस्टेंट अगर आपने कभी पढ़ा हो, L अपॉन ए होता है, L लेंथ होता है, A हमारा एरिया होता है। ठीक है, तो ये पूरी हमारी इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार करके रखेंगे आप। इसमें देखो मैंने आपको स्पेसिफिक जो पॉइंट्स बताए, ठीक है, उनको इन्हीं में से क्वेश्चंस फुल आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम जो है आपको, ठीक है, सबसे पहला जो काम है आपको करना है इसमें, मैंने कहा इनके नाम लिख लो सबसे पहले। अगर कोई भी मेथड है उनके नाम लिखे। जैसे अपन ने लिखा पोटेंशियोमेट्री अपन ने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अपन ने लिखा कंडक्टोमेट्री, एक कंडक्टोमेट्री लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने एम्पीरोमेट्री लिखा हमने यहाँ पर। पोलेरोग्राफी को लिखा, ठीक है, पोलेरोग्राफी को लिखा मैंने यहाँ पे, और एक और लिखा कोलोमेट्री कुलाम का है ये। ठीक है, कोलोमेट्री होता है हमारा। ठीक है, कोलोमेट्री जो होता है ये देखें, इसमें जो मेजरमेंट करते हैं हम, इसमें पोटेंशियल का करते हैं, उसको अपन वोल्टेज ईएमएफ ये बोल सकते हैं, कोई अपन को रोकेगा नहीं। इसमें जो हमारा कर्व बनता है वो किस किस के बीच बनता है भाई, पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम रहता है। ये आपको याद रखना कि पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनता है। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखो। इसके बाद आता है कंडक्टोमेट्री। इसमें अपन कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। कंडक्टेंस को मेजर किया जाएगा, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट, स्पेसिफिक मत करने लगना। ठीक है, और इसमें जो कर्व बनेगा हमारा कंडक्टेंस वर्सेस किसका रहेगा, वॉल्यूम का कर्व रहेगा। अब आती है एम्पीरोमेट्री। देखो एम्पियर मतलब करंट, तो ये इसमें अपन करंट को मेजर करते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के। तो इसमें हमारा रहता है करंट वर्सेस, क्या रहता है इसमें हमारा, करंट वर्सेस वॉल्यूम का कर्व होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद अगर हम पोलरोग्राफी में आते हैं, तो पोलरोग्राफी में भी हम करंट को मेजर करते हैं, नो डाउट, लेकिन इसमें जो सामने वाला रहता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, करंट वर्सेस वोल्टेज का रहता है, इसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। आपका कोलोमेट्री आता है। ठीक है, कोलोमेट्री जो होता है, ठीक है, कोलोमेट्री हमारे कूलाम से मिलकर बना हुआ है। कूलाम है जो हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज को मेजर करता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनता है इसमें। ठीक है, याद रखना है इसको अच्छे से। कोलोमेट्री जो है, कोलोमेट्री की बात करो आप, इसमें 3 मेट्री में साथ में लिख रहा हूं, कैलोरीमेट्री लिख रहा हूं मैं यहीं पर, ठीक है, और कलरीमेट्री लिख रहा हूं। इनको लेके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कलरीमेट्री
मतलब अपनी कलरफुल दुनिया, अपना क्या विजिबल रेडिएशन, कलरीमेट्री मतलब अपना विजिबल, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है 𝑉IBGR, ये हो गया हमारा इसमें। और कोलोमेट्री में अपना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है, यही तो है क्वांटिटी ऑफ चार्ज का फार्मूला, Q इज इक्वल टू IT होता है। ये मेजर करते हैं। कैलोरीमेट्री, कैलोरी मतलब हीट है, तो कैलोरीमेट्री हमारी क्या होती है भाई, जो कैलोरी प्रोड्यूस होती है उसको मेजर करते हैं, वो थर्मल मेथड्स में आएगा। तो इनको कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना। तो पहला आपको इतना याद करना है मेथड्स के। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम है, जैसे हमारा नाम है भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, सैचुरेटेड हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गया, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड AgCl इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। अब इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का वोल्टेज पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, इसका चेंज होता है, इसी को चेंज को हम एज ए इंडिकेटर बोलते हैं, तो इसका नाम ही है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, लगाया इसलिए गया कि चेंज हो। इसमें जो नाम मेन हमारा कॉमन है वो है भाई ग्लास इलेक्ट्रोड। क्या है सबसे कॉमन, अपना ग्लास इलेक्ट्रोड सबसे कॉमन है, ध्यान रखना, ग्लास इलेक्ट्रोड हमारा सबसे कॉमन है ये। इसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज की कहानी याद रखना थोड़ा सा, और सॉल्ट ब्रिज में क्या यूज करते हैं, KCl को यूज करते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा आपको एक हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI है, इसको याद रखिए। इक्वोक इक्वेशन को याद रखना है। अगर ओम्स लॉ की कोई बात करे कहां पे है, तो कंडक्टोमेट्री में। इक्वोक इक्वेशन की अगर कोई बात करता है तो वो कहां पर है, पोलरोग्राफी में। वोल्टामेट्री जो है एक कॉमन टर्म होता है जो करंट को मेजर करता है, उसके दो पार्ट है वोल्टामेट्री में, एम्पीरोमेट्री और हमारा पोलरोग्राफी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इक्वोक इक्वेशन को याद रखना, ID इज इक्वल टू 607 आपका NCDMT, T पर भैया 1/6 है, M पर 2/3 है, और D पर क्या है 1/2 है, C कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है, N आपके नंबर ऑफ फैराडे है, M हमारा मास फ्लो है आपका mg पर सेकेंड, और T हमारा टाइम होता है सेकेंड में, ड्रॉप टाइम। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अच्छे से मेमोराइज कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो बनेंगे ना आपके इन्हीं सेक्शन से बनेंगे। अगर इलेक्ट्रो ज्यादा अंदर कहीं से कोई नहीं आएगा, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा और बस यहीं से रहेगा, या तो कर्व का रहेगा या आपको रेफरेंस ये पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा, और ऐसा कोई ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं बनेगा। इतना काम आप लोग कर लें जो मैंने लास्ट में बताया। ये इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स का जूस है, ठीक है, मतलब जूस मतलब समझते हो, कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन को अच्छे से याद रखें। अब जैसे कोई पूछता है आपसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको आता ही है भाई। अगर आपसे पूछ लेता है कोई स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताइए भाई, तो मैं तो कुछ भी याद नहीं करना चाहता भाई, इनको R इज इक्वल टू रो L/A होता है, ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या है अपना, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये। अगर इसका है भाई, तो अपन ने देखा कि रो, अगर रो को निकालोगे तो ये आपका जो बेसिकली है L/A पर इसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ और एरिया का उसका जो कंडक्टेंस है उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं, लेंथ और पर यूनिट का जो वायर है उसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं। तो ऐसे ये निकाल सकते हो आप आराम से, इसको क्या कर सकते हो। अब जैसे आपसे पूछते हैं यहाँ पर ये मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, तो मोलर कंडक्टेंस भाई मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर 100 क्यों अगर रहता है, और अगर इक्विवेलेंट वेट, अब मोल और इक्विवेलेंट वेट जो, देखो मोल सभी जानते होंगे आप लोग, मोल में जो भी आपका आइटम है उसका ग्राम में वेट लेना है और उसके मॉलिक्यूलर वेट से आपको डिवाइड कर देना है, ये मोल कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है ग्राम इक्विवेलेंट बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, उसका ग्राम लेना है जितना भी है अपन का, और इक्विवेलेंट वेट लेना। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना उसको डिवाइड करना पड़ता है एसिडिटी से या बेसिसिटी से, ठीक है। एसिडिटी या बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ OH और नंबर ऑफ H। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या बता रहे हो बेटा, कभी भी एसिडिटी और बेसिसिटी पूछी जाए ना, तो बेसिसिटी जो है वो नंबर ऑफ H होता है, और आपकी जो एसिडिटी होती है नंबर ऑफ OH होता है। इसके टर्म में जब इक्विवेलेंट वेट को निकालते हैं, ठीक है, तो ये इसको डिवाइड, जैसे भाई H2SO4 का किसी ने पूछा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट से 2 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई पूछता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इनके H और OH के नंबर से डिवाइड कर देना। तो अब जब ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर हो जाता है तो उसी को नॉर्मेलिटी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। जैसे एग्जाम में किसी ने पूछा कि NaOH है,
उसका 1 नॉर्मल है, ठीक है, तो उसकी आपकी मोलरिटी कितनी होगी भैया, वो 1 मोलर बोल दो, नॉर्मल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, जिसका जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही उसका क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उससे कोई भी मेजर क्या नहीं होगा, आपको डिफरेंस आएगा भी नहीं। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से कवर करके चलें। और बाकी आपको हमेशा, मैंने पहले भी कहा कि जो कंडक्टिविटी सेल होती है, अभी बात की थी मैंने, कंडक्टिविटी सेल जो रहती है हमारी प्लेटिनियम की बनी होती है, ये कंडक्टिविटी सेल प्लेटिनम की बनी होती है। सेल कांस्टेंट, भले इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सेल कांस्टेंट का याद रखना, L/A, लेंथ और एरिया, यूनिट आपकी सेंटीमीटर इनवर्स, जैसे कि हमारा वेव नंबर का यूनिट होता है, IR में वेव नंबर पढ़ते हैं ना, सेंटीमीटर इनवर्स होता है, तो यही ऐसे ही सेम इसमें भी क्या रहेगा अपना, सेंटीमीटर इनवर्स रहेगा। तो ये अच्छे से याद रखोगे भाई। और ये सभी हमारे 30 क्वेश्चंस थे। दिस इज क्वेश्चंस के साथ साथ हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया, ये आपको जरूर हेल्प करेंगे और आप इनको प्रॉपर पढ़ते रहें। और मेरा यही, मैंने सफलता का जो लास्ट फार्मूला बताया, मैं एक बार और बोलूंगा भाई, LRP होता है, LR&P, ठीक है। लर्निंग करो भैया प्रॉपर, क्या करो, लर्निंग अच्छी से कर ली, पढ़ रहे हैं, क्लासेस इंडिया की नंबर 1 क्लासेस को ज्वाइन किए हैं सर, अरे तो ज्वाइन किया हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। कोई पार्ट कमजोर रह गया, मान लो एक आध 0 रह गया, तो 0 आने में टाइम नहीं लगेगा, सबको बराबर लेके चलो, सबको क्या करना है, बराबर। और रिवीजन मैंने कहा है आपसे, रिवीजन को लिख के करो, लिख के नींद नहीं आएगी, किताबों में उनको एक बार पढ़ते चलोगे ना, और अपने हैंड वाले नोट्स भी प्रिपेयर करो शॉर्ट में, ठीक है, तो उनसे बहुत जल्दी क्या होगा, रिवीजन होगा आपका। और रिवीजन जितने जल्दी होगा उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस चलेगी। प्रैक्टिस के लिए MCQ चल रहे हैं, ये वाले MCQ देखा जाए तो दिस इज द लर्निंग MCQ, ये प्रैक्टिस नहीं है। इसमें तो आप क्या करके रह जाते हैं, अरे ये तो ये हो गया, गलत हो गया हमारा, सही हो गया, यहाँ तो डिस्कशन है, दिस इज ओनली डिस्कशन, ये आपका, ये दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। रिवीजन अकेले में बैठ के करना है, प्रैक्टिस अकेले में बैठ के करना है, किसी से डिस्कस मत के करना, ठीक है। तो जब आप करोगे ना, तो ये जो चीज है ये पर्सनल प्रॉपर्टी है आपकी, और ये तो भाई अपन लोग अभी कर रहे हैं लर्निंग। तो अगर आपको लर्निंग अच्छी लगी, मान लो 30 में से आपके अभी आपके 28 सही हो गए, तो अपन को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि ये चल रही है लर्निंग, ठीक है, लर्निंग है भाई, आप फ्री माइंड से हो, आपको कहीं ना कहीं होप है कि यार फाइनली ये सर तो हमें बता ही देंगे आंसर, और गलत हो भी जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए ये जो LRP है इसको बहुत अच्छे से आप लोग फॉलो करें। ओके, सभी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहें।